नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। इस सीरीज के अंतिम दिन यानी कि जुलाई सीरीज के अंतिम दिन बाजार ने कमजोरी दिखाई। हालांकि अगर पूरे सीरीज को देखें तो ज़रूर निचले स्तरों से एक ठीक ठाक बढ़त इस पूरी सीरीज के दौरान दिखी, लेकिन अंत में ज़रूर बाजार ने छकाया और आखिरकार अंतिम दिन गुरुवार के कारोबार में जिस तरह से 1.25% से ज़्यादा का नुकसान रहा, 5900 के ठीक ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी का सेटलमेंट हुआ है। अब यहाँ से आगे नई सीरीज के लिए क्या उम्मीदें रखी जाए, किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इन्हीं सब की बातचीत हम करेंगे। जिस तरह से आप इंट्राडे चार्ट पे देख पा रहे हैं कि बाजार ने शुरुआत जब की थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था, एक तरह से सपाट शुरुआत थी या बहुत ही हल्का मामूली नुकसान था शुरुआती कारोबार में। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे एक्सपायरी का समय, सेटलमेंट का समय करीब आता गया, वैसे वैसे बाजार थोड़ा सा दबाव में रहा और एक समय ये संशय पैदा हो गया कि अब सेटलमेंट 5900 के नीचे होगा या ऊपर होगा। बहरहाल अंत में 5900 के ठीक ऊपर निफ्टी निपटा है। अब आगे के लिए रणनीति क्या रहेगी, इसकी हम बात करेंगे। नतीजों का दिन रहा, बहुत सारे प्रमुख नतीजे सामने आए, उन सब की चर्चा होगी। और कुल मिलाकर के जहाँ तक दिन भर की चाल की बात है, दिन भर की दिशा की बात है, हमें सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा नामों में हरियाली नज़र नहीं आई। 2-4 नाम ही ऐसे थे जो थोड़ी हरियाली दिखा पाए, और अगर ठीक ठाक बढ़त की बात करें तो इक्का दुक्का नाम ही थे। दूसरी तरफ लाली ज़्यादा शेयरों में थी, तो इसलिए मोटे तौर पे ना तो मार्केट ब्रेड्थ के हिसाब से और ना ही सेंसेक्स निफ्टी में जो दिग्गज हैं उनके अनुपात के हिसाब से अच्छा दिन नहीं रहा। बहरहाल अब सवाल यह है कि आगे बाजार का रुख क्या रहेगा। हमें सेटलमेंट के दिन संस्थागत निवेशकों की ओर से तो बिकवाली ही दिखी है। दोनों ही जो खेमे हैं बड़े, उन्होंने बिकवाली का रास्ता अख्तियार किया। एफआईआई ने लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थाओं ने भी बिकवाली की है, लगभग 138-40 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध बिकवाली एफआईआई की। अब देखते हैं जानकार आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, अगला नजरिया क्या बन रहा है। पहली राय हमारे पास है सलिल शर्मा की, पार्टनर कपूर शर्मा एंड कंपनी के। सलिल ये मान रहे हैं कि अगले दिन बाजार एक दायरे के बीच में रहेगा। जो दायरा उन्होंने दिया है अगले दिन का वो 58.90 से लेकर के 59.90 तक का है। 2 हफ्ते के लिए अभी सलिल सकारात्मक उम्मीदों के साथ चल रहे हैं और उनका मानना है कि अभी निफ्टी पे 6100 का आंकड़ा फिर से नजर आएगा। नीचे की ओर 5850 एक अच्छे सहारे की तरह रहेगा, इससे नीचे इन 2 हफ्तों में नहीं जाना चाहिए। और आईटी, एफएमसीजी, ये 2 क्षेत्र अगले दिन के लिए बेहतर रहेंगे, ये नज़रिया है सलिल जी का। जहाँ तक कमज़ोर क्षेत्रों की बात है, अगले दिन के लिए बैंकिंग शेयरों में दबाव देख रहे हैं सलिल। अगली राय नितिन मुरारका की। नितिन कह रहे हैं कि नितिन के हिसाब से अगले दिन बाजार में कमज़ोरी रहेगी और नीचे की ओर 58-70 निफ्टी का अगला पड़ाव दिखता है। ऊपर की ओर 59-50 पार करना मुश्किल होगा शुक्रवार के कारोबार में। और अगले 2 हफ्ते की बात करें तो अभी नितिन कमज़ोरी ही देख रहे हैं और नीचे की ओर 57-50 अब उनके रडार पे है, वहाँ तक जाने की नीचे गुंजाइश दिखती है इन 2 हफ्तों में। ऊपर की ओर 59-80 पार करना मुश्किल होगा, एक बड़ी बाधा के रूप में ये हमारे सामने होगा, ऐसा कहना है नितिन मुरारका का। क्षेत्रों की जहाँ तक बात है, अगले दिन के लिए तेल गैस क्षेत्र बेहतर रह सकता है, ये उनकी उम्मीद है। हालांकि हमें गुरुवार को रिलायंस में काफ़ी कमज़ोरी दिखी, जिसकी वजह से इंडेक्स पे भी काफ़ी दबाव बना। बहरहाल एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नितिन अगले दिन कमज़ोरी देख रहे हैं। अगला नज़र है ब्रिजेश सिंह का, तकनीकी विश्लेषक। इनके हिसाब से भी अगले दिन कमज़ोरी रहेगी और जो दायरा उन्होंने दिया है वो है 58-40 से लेकर के 59-60 तक का। अगले 2 हफ्ते की बात करें तो उसमें भी ब्रिजेश अभी नीचे के स्तरों की बात कर रहे हैं। 57-90 उनके हिसाब से अगला लक्ष्य बन सकता है इन 2 हफ्तों में, जबकि ऊपर की ओर 6075 तक की गुंजाइश है, लेकिन दिशा नीचे मान रहे हैं। और 57-90 मोटे तौर पे कहा जाए 5800 अगला स्वाभाविक लक्ष्य दिखता है। अगले दिन के लिए कोई मजबूत क्षेत्र ब्रिजेश ने नहीं बताया है। कमज़ोरी के जो नाम है वो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और मेटल हैं। अगला नज़र है हमारे आज के मेहमान, देखें उनका क्या कहना है। मेहुल कोठारी हमारे साथ हैं और मेहुल कह रहे हैं कि बाजार में अगले दिन कमज़ोरी रहेगी। तो शुक्रवार के लिए हमें 4 में से 3 विश्लेषक कह रहे हैं कि कमज़ोरी रहेगी, और सिर्फ सलील जी ने कहा एक दायरे की बात, लेकिन उस दायरे के हिसाब से या अगर देखा जाए तो कोई बहुत सकारात्मक उम्मीदें उसमें भी नहीं है। अब अगले दिन का जो नज़रिया है वो मोटे तौर पे नकारात्मक उभर करके सामने आ रहा है। जो मेहुल के हिसाब से दायरा बन रहा है वो 58-50 से 59-90 तक का बन रहा है, और अगले 2 हफ्तों के लिए भी मेहुल कमज़ोरी की संभावना देख रहे हैं।
57-50 इनके हिसाब से भी सामने अगला लक्ष्य दिखता है। तो इस हिसाब से जो 3 विश्लेषक जिन्होंने कमजोरी की राय दी है उनके हिसाब से 57-50 5800 के आसपास तक का स्तर निफ्टी देख सकता है अगले 2 हफ्तों में। मेहुल ऊपर 6100 तक की गुंजाइश लेकर चल रहे हैं, लेकिन दिशा मोटे तौर पे नीचे। क्षेत्रों की जहां तक बात है उनके हिसाब से बैंकिंग अगले दिन बेहतर रह सकता है, लेकिन एफएमसीजी में कमजोरी रह सकती है। तो बैंकिंग को लेकर के हालांकि मेहुल की राय जो है वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। बाकी तीनों ही विश्लेषकों ने बैंकिंग को लेकर के कमजोरी का नजरिया सामने रखा अगले दिन का कम से कम। अब चलते हैं मेहुल के पास। मेहुल, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस तरह से आपने कहा है कि अगले दिन दिशा नीचे रहेगी और एक तरह से ये सीरीज का जो समापन हुआ है, पूरी सीरीज अच्छी रही लेकिन सीरीज का समापन बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। आगे कहाँ तक आपको लगता है कि अगस्त सीरीज जो है उसमें हम किन स्तरों को देख सकते हैं? जी, गुड इवनिंग राजीव। देखिए, ये 2 दिनों में जो पैसिमिज्म देखने मिली है हमें मार्केट में, उसी के चलते अगर कल निफ्टी 590 के नीचे सस्टेन होता है तो 5850 के लेवल्स आ सकते हैं। हालांकि अगर 5930 इंट्राडे में ये क्रॉस करता है तो 5990 तक के पुल बैक आ सकते हैं। लेकिन पोजिशनली अगर हमारा व्यू देखें तो हमारी सलाह ये रहेगी कि निफ्टी जब तक 6100 ऑन द अपसाइड क्रॉस नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही यूज़ करनी चाहिए ट्रेडर्स को, और नीचे में 5850 के नीचे 5750 तक के टारगेट्स लगते हैं हमें। जी, तो मोटे तौर पे अगस्त सीरीज के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये जो सीरीज होती है अगस्त सितंबर वगैरह की, इसमें सामान्य रूप से बाजार की दिशा नीचे होती है। जी हाँ राजू, हमारा भी यही मानना है कि बाजार का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहेगा। देखिए, जुलाई सीरीज़ में हमने मोर देन 7% की रैली देखी है और तकरीबन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में हमने 3% का करेक्शन भी देख लिया। तो ये करेक्शन और भी एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ से 5700 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जी, अब आगे आरबीआई की पॉलिसी सामने आएगी और जिस तरह का घटनाक्रम हाल में रहा है उसके चलते इस पॉलिसी से लोगों की कोई खास उम्मीदें तो रहेंगी नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार के लिए अगला ये एक बड़ा ट्रिगर होगा या फिर लोग पहले ही बहुत निराश हो चुके हैं? बेशक राजीव, देखिए इस बारे में मैं आपके साथ हूँ। बैंकिंग सेक्टर ने ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ नेगेट कर ली है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 2-3 महीने का व्यू देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर अभी भी वीक है, लेकिन अगर ये पॉलिसी में कुछ भी नहीं आता तो उससे कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमें लगता है कि जो अभी तक का फॉल था वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से आया था। अब ये फॉल शिफ्ट होगा, सेक्टर शिफ्ट होगा और ये जो फॉल है वो फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर से आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा कोई गिरावट नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। जी, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी तमाम बड़े नतीजों की, जिस तरह से मारुति के, जीके, आईटीसी, एसीसी, गेल, तमाम बड़ी कंपनियों के नतीजे आए हैं, उनका असर हमें बाजार में दिखा है। इन सब की चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हॉट स्टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार को जी बिजनेस के बेस्ट एनालिस्ट अवार्ड में मुख्य अतिथि के तौर पे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस मौके पर अपनी आर्थिक नीतियों को सामने रखा और केंद्र सरकार की नीतियों को पूरी तरह से उसकी आलोचना की। चलिए अब नज़र डालते हैं कि गुरुवार के कारोबार में कौन से शेयर रहे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। इनमें अगर पहले बढ़ने वाले शेयरों को देखें जिन्होंने अच्छी बढ़त दर्ज की, उसमें ज़्यादा नाम तो नहीं थे, लेकिन उनमें हीरो मोटोकॉर्प ने ज़रूर काफ़ी अच्छी बढ़त दर्ज की और इकट्ठे 74 रुपये की मजबूती इसके अंदर आती हुई नज़र आई। और साथ ही एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, ये कुछ और नाम रहे जिन्होंने मजबूती दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ कमज़ोरी वाले नामों को अगर देखें तो इसमें आईटीसी काफ़ी कमज़ोर रहा और आईटीसी के नतीजे भी थे, बाज़ार को पसंद नहीं आए। 4.5% के आसपास का नुकसान आईटी क्षेत्र से हमें विप्रो में कमज़ोरी नज़र आई। इसके अलावा एचयूएल दबाव में था, टाटा पावर, सन फार्मा और टाटा स्टील, बीएचईएल जैसे नाम कमज़ोर नज़र आए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने इंडेक्स पर काफ़ी दबाव डाला और साथ ही अगर बैंकिंग क्षेत्र से देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में कमज़ोरी नज़र आई। हालांकि दूसरी ओर हमें जो मजबूती दिखी उसमें आईटी क्षेत्र के जो 2 बड़े दिग्गज हैं टीसीएस और इन्फोसिस, उनमें
थोड़ी हल्की बढ़त ज़रूर नज़र आई। बहरहाल एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि जी बिजनेस बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड में मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। और मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए आप सुबह शाम एनालिसिस करते होंगे, आप सोचते भी होंगे यार कुछ भी हो इस स्थिति से बाहर निकले, ये आपके सब में मन में चलता होगा। ये बात सही है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। 1 रुपये में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया है। कोई देश ऐसा देखा है आपने कि जिसके पास कोयले की खदान है, जिसके पास अंधेरा है, लोगों को बिजली चाहिए, बिजली के ग्राहक मौजूद है, और जिसके पास बिजली पैदा करने वाले 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाले कारखाने तैयार हो, जस्ट लीडरशिप नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, और इसलिए कोयले के दिनड़े हो नहीं रही हैं, खदान में से कोयला निकल नहीं रहा है, कोयला बिजली के कारखाने में पहुंच नहीं रहा है, देश अंधेरे में डूब रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सफिशिएंट बिजली नहीं मिल रही है, फार्मर को सफिशिएंट बिजली नहीं मिल रही है। यूपीए सरकार की नीतियों पर चुटकी लेते हुए और चुन चुनकर चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल अब बात करते हैं खास नतीजों की, और मेहुल जो खास नतीजे रहे उनमें हमने देखा कि मारुति, आईटीसी, एसीसी, गेल, जी, इन सब के जो प्रमुख नतीजे रहे, इनमें मोटे तौर पे क्या तस्वीर उभर करके सामने आई। राजीव देखिए, हीरो मोटोकॉर्प हमें ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 2 व्हीलर के जो 2 स्टॉक हैं, मेजर स्टॉक्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हीरो मोटो अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में 1900 से 1950 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है यहाँ पर। जी, लेकिन मारुति के नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मारुति देखा जाए तो चार्ट्स पर तो काफ़ी बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर 1400 के लेवल्स अगर वो ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में 1350 के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं। जी, जी ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई नतीजों के बाद। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ हम अपनी ओर से आपको ज़रूर ये बता दें कि ये ग्रुप कंपनी है, एसएल समूह का ही हिस्सा है, जिस समूह का हिस्सा जी बिजनेस ये चैनल है और जी मीडिया कंपनी है। नतीजों के बाद जो उत्साह दिखा है, बहरहाल एक नज़र डाल लेते हैं कि नतीजे किस तरह के सामने आए। 2013-14 की ये पहली तिमाही थी, इसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें 43% की बढ़त नज़र आई। पिछले साल की पहली तिमाही के 157 करोड़ रुपए के मुकाबले कंपनी ने 225 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, और जी ने विज्ञापन से अपनी कमाई को 18.5% बढ़ाया। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में भी 16.5% की बढ़त दिख रही है। एबिटा में 25% का इजाफा हुआ। एबिटा आमदनी इसकी 291 करोड़ रुपए की रही, और साथ ही कंपनी के बोर्ड ने इक्विटी शेयर अपने शेयरों पर 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का भी फैसला किया है। और देखते हैं मैनेजमेंट का आगे के लिए कहना क्या है। जहाँ तक नतीजों का सवाल है, अगर आप देखें तो इस तिमाही में हमारे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ में 18.5% का इजाफा हुआ है, और टोटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ 530 करोड़ की रिकॉर्ड हुई है इस क्वार्टर में, जो कि हमारे हिसाब से इंडस्ट्री एड रेवेन्यू ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। प्रिंट में भी और टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी, दोनों ही के बनिस्बत जी की एड रेवेन्यू ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है।
मेहुल, अगर एसीसी की बात करें, इसने 3% के आसपास की गिरावट दिखाई। हालांकि यहाँ पे दो बातें थी, एक तो नतीजे भी थे इसके, और साथ ही होलसेल ने जो इक्विटी स्ट्रक्चर सामने रखा जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खासतौर पे उसका दबाव हमें अंबुजा पे दिखाया, अंबुजा सीमेंट पे, एसीसी पे उस हद तक नहीं। लेकिन एसीसी के लिए जो दोनों पहलू थे, इन दोनों को मिला करके अब आपका आकलन क्या है इस पे? देखिए, इस पर राजू मैं टेक्निकली ही सलाह देना चाहूँगा। टेक्निकली 1140 का एक लेवल है एसीसी में, अगर वो उसके नीचे जाता तो काफ़ी वीकनेस और भी हमें देखने मिल सकती है। 5 to 10% फॉल यहाँ से 1140 के नीचे बनता है स्टॉक पे। जी, अगर मारुति की जैसे हमने चर्चा की, उसी तरह से टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अब रणनीति थोड़ी सी बदल रही है। अपनी गिरती बिक्री को बढ़ाने के लिए कंपनी सीएनजी गाड़ियों पर दांव लगा रही है, और इसी के लिए नैनो का एक सीएनजी वर्जन कंपनी अगले हफ्ते बाजार में उतारेगी। साथ ही इंडिगो का सीएनजी वर्जन अक्टूबर तक बाजार में आएगा। मांग में काफ़ी कमी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने अपने उत्पादन में धीमापन लाया है। कंपनी को लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री का बुरा समय अभी थोड़ा खींच सकता है लंबा। मोटर्स में हमारी बहुत सिंपल अप्रोच है इस चीज़ के बारे में। हम डिमांड और सप्लाई को मैच कर देते हैं। तो वी प्रोड्यूस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टू डीलर रिक्वायरमेंट। तो उस हिसाब से हम ऑन गोइंग बेसिस पे हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टर में इसको मैच करते जाते हैं। बहरहाल करीब 0.25% के आसपास की बढ़त थी। अभी 300 के आसपास का भाव नजर आ रहा है टाटा मोटर्स में। इसके लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी मेहुल? राजीव, देखिए काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि 300 का लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है टाटा मोटर्स का स्टॉक, और दो लेवल्स रहेंगे यहाँ पे, 290 ऑन द डाउन साइड और 305 ऑन द अप साइड। अगर ये 305 के लेवल क्रॉस करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में 320 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बैकफायर होगा अगर ये 290 के लेवल्स को ब्रेक करता है। 290 ब्रेक करता है तो 260 के लेवल्स भी हमें अगस्त मंथ में देखने मिल सकते हैं। जी, और अब बात करते हैं वायदा कारोबार की। ये सीरीज तो निपट गई, अब अगली सीरीज के लिए रणनीति क्या बने? चंदन तापड़िया जुड़ रहे हैं हमारे साथ आनंद राठी के। चंदन, नई सीरीज के लिए क्या है आपकी रणनीति? जी देखिए, ओवरऑल सीरीज में तेजी रही और 2 दिनों में थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। नेक्स्ट सीरीज में बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे कोई भी डिप में बाइंग की सलाह रहेगी। हमारे 2 स्टॉक यहाँ पे रहेंगे। एक रहेगा आइडिया देखिए पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और लगातार 3 महीनों से एक हायर हाइज बना रहा है, हायर लेवल पे क्लोज हो रहा है, जो संकेत दे रहा है कि यहाँ पे बढ़त बनने के चांसेस है। आइडिया देखें अराउंड इस सीरीज में 25% का लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है और स्टॉक 12 से 14% का आसपास की बढ़त दिखाई हुई है। स्टॉक में अभी भी तेजी की गुंजाइश है, अभी तक लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को यहाँ किसी भी डिक्लाइन में बाय किया जा सकता है। नीचे में आपको 154 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 168 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी। दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस कैपिटल देखिए बाजार के साथ 2 दिनों की सेलिंग में स्टॉक ने थोड़ा सा नीचे आया है और मेरे हिसाब से ये जो डिक्लाइन आया है वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक को यहाँ पे खरीदे। 358 357 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में आपको 390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में देखिए इस सीरीज में शॉर्ट कवरिंग एक्टिविटी हुई और अब लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बेस बाइंग मिल सकती है जो स्टॉक को ऊपर में 390 तक के लिए ले जा सकती है। जी, अब चंदन, ये तो आपके चुनिंदा शेयरों की रणनीति हो गई, लेकिन निफ्टी पे क्या करना चाहेंगे? जी, निफ्टी देखिए फिलहाल एक थोड़ा सा डिक्लाइन और आ सकता है। निफ्टी में 5850 5820 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। मैं समझता हूँ यदि वहां पे आता है तो निफ्टी को 5800 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। ऊपर में वापस आपको 6000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, तो मोटा मोटा आपको लगता है कि ये अभी 5800 से 6000 इसी रेंज में निफ्टी रहेगा? जी हाँ, फिलहाल यही रेंज लग रही है बाजार में। जी बिल्कुल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? जी, ये जो स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं, हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं। जी, शुक्रिया चंदन। और अब मेहुल, आपके पसंदीदा नाम, आपके चुने हुए नाम अगले दिन के लिए? राजीव, हमारे पास 3 स्टॉक हैं कल के लिए। देखिए, पहला तो एक हेक्सावेयर है। हेक्सावेयर अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने में तकरीबन 60% की अपसाइड हमने देखी है। 70 रुपीज़ से 120 तक आया था। तो आज उसकी एक कंफर्मेशन आई है कि यहाँ से स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है। तो कल अगर ये हेक्सावेयर 111 के नीचे ट्रेड होता है तो ट्रेडर्स इसमें शॉर्ट जा सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 100 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 118। दूसरा एक पॉजिटिव स्टॉक रहेगा OFSS काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करके आज उसने डेली चार्ट और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिए हैं।
तो आने वाले दिनों में OFSS में हमें 3000 से 3100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2780 का ऑन द डाउन साइड। जी, तो ये आपके चुनिंदा तीसरा नाम। एक और स्टॉक है सर। जी जी हाँ राजीव जी, एक और स्टॉक है एशियन पेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में एशियन पेंट्स में 5200 से 5300 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द डाउन साइड 4980 का। जी बिल्कुल। आज की जो बातचीत हुई मेहुल, उस पर कोई डिस्क्लोजर आपका? देखिए, हमने जो स्टॉक यहाँ पर डिस्कस किया है, वी डोंट ओन एनी ऑफ द स्टॉक। हो सकता है यही स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किए हो। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो फिलहाल अभी हॉट स्टॉक्स को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।